टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीपीसीएस, जूलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इनवॉलेंटरली इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। यानी प्रत्येक सांस लेने के दौरान जो हम हवा अपने फेफड़ों में इंस्पायर करते हैं और जो हवा को हम एक्सपायर करते हैं या निकालते हैं, उसका जो नॉर्मल वॉल्यूम है एयर का वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक सांस लेने के दौरान इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का जो वॉल्यूम है उसे टाइडल वॉल्यूम कहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्बिक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स। यानी पार्बिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होने से पहले क्या बनाता है। यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर मान लो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बना, पार्बिक एसिड बना। अब पार्बिक एसिड किस में जाना है, पार्बिक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जाना है, यही पूछा जा रहा है इसमें। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में पार्बिक एसिड को जाना है, तो पार्बिक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ये किस में चेंज होता है, तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। तो पार्बिक एसिड क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले किस में चेंज होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए में। उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा और एसिटिल को ए जब क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होकर के सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि पार्बिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होने से पहले यानी क्रेब्स साइकिल में OAA होता है और इससे कौन कंबाइन होता है, एसिटिल कोए, और एसिटिल कोए किससे बनता है, पार्बिक एसिड से। तो पार्बिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के कंबाइन होने से पहले किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोए में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो एसिटिल कोएंजाइम ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेडेरियन एपिथेलियम इज फाउंड इन। स्नेडेरियन एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो नाजल पैसेज होता है। नाजल पैसेज में स्नेडेरियन एपिथेलियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, द टोटल लंग कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द। यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इसी को टोटल लंग कैपेसिटी कहता है। अगर टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू हम निकालते हैं तो वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू होती है 4600 ml। यानी वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 4600 ml होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 1200 ml होती है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5800 ml हो जाएगा और यही 5800 ml क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इन ए न्यू बॉर्न बेबी ब्रीदिंग इज होली कैरीड आउट बाई। न्यू बॉर्न बेबी हो या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स का कोई भी स्टेज हो, अगर वो ब्रीथ करता है तो ब्रीथ करने में यहाँ पर दो चीज़ें हेल्प करती हैं, एक डायाफ्राम और एक इंटरकास्टल मसल्स। तो डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिससे हम ब्रीदिंग की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल्स। इंटरकास्टल मसल्स और डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही क्या हो पाता है, ब्रीदिंग की प्रक्रिया हो पाती है। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर ग्लूकेगॉन की बात होगी। ग्लूकेगॉन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ये गलत है। ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ग्लाइकोलिसिस, इसका डिग्रेडेशन होगा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, तो क्या पायरुविक एसिड बनता है, ये वाला सही है। इंसुलिन
ये हाइपरग्लाइसीमिया दे रहा है, जबकि ये क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। पैराथार्मोन ये बोन फार्मेशन दे रहा है यहाँ पर, तो ये बोन फार्मेशन से संबंधित नहीं है, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से संबंधित हार्मोन्स है। यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोजिनोलिसिस ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और एक क्रेब्स साइकिल किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हिस्टोलिसिस ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू का हिस्टोलिसिस जो होता है वो भी किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये तीनों साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टोर्ड इन द मसल टिश्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हमारे मसल्स में वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं एटीपी का जो स्टोरेज होता है वही एनर्जी का फॉर्म होता है, और मोस्ट एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है मसल सेल्स में। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल सेट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट इन बोहर इफेक्ट। यहाँ पर बात आती है किसकी, बोहर इफेक्ट की बात आती है। बोहर इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर CO2 का जो इफेक्ट है उसी को बोहर इफेक्ट कहते हैं। तो CO2 का क्या इफेक्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर, उसको हमें समझना है। तो यहाँ पर CO2 का इफेक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर जो होता है वही बोहर इफेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है लो पीएच, यानी जब पीएच लो होगा तो CO2 का जो इफेक्ट है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हाई CO2 टेंशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पर आपको समझना है, एक कर्व बनता है, एक कर्व बनता है ऐसे, और इस कर्व में इधर जो है परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, और इधर क्या होता है, इधर PO2 होता है। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन होता जाएगा, और फिर लास्ट में एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें टोटल हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद PO2 चाहे जितना भी बढ़ाया जाए हीमोग्लोबिन पर या उसके सेचुरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सिग्मॉइड कर्व बनता है इस पर अगर CO2 का टेंशन बढ़ जाए, अगर जो है क्या बढ़ जाए, CO2 को बढ़ा दिया जाए, तो CO2 को बढ़ा दिया जाए तो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे शिफ्ट होने को हम कहते हैं कि ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो जो हाई CO2 है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, और जो लो CO2 है वो इस कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी लेफ़्ट साइड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट टू राइट साइड ओनली, यानी CO2 बढ़ेगा तो ये जो ग्राफ है नॉर्मल कंडीशन का, ये ग्राफ कहाँ चला आएगा, राइट साइड, मतलब नीचे की तरफ चला आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ पर आपको समझना है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन और एक होता है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे RBC के अंदर पाया जाता है, और मायोग्लोबिन जो है वो मसल सेल्स में पाया जाता है।
और दोनों ही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। अंतर क्या होता है? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, जबकि मायोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल केवल एक ही ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन बॉन्ड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन। यानी मायोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल कितना O2 कैरी करेगा। तो एक मायोग्लोबिन एक O2 को कैरी करेगा, तो 4 मायोग्लोबिन 4 O2 को कैरी करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मायोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन होता तो आप क्या करते? अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता तो एक हीमोग्लोबिन 4 O2 कैरी करेगा, तो 4 हीमोग्लोबिन जो है वो 16 यानी 16 O2 को कैरी करता। लेकिन यहाँ पर एक मायोग्लोबिन केवल एक ही ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसीलिए 4 मायोग्लोबिन केवल 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। नेक्स्ट है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस आरबीसी आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉयड एंड न्यू वंस प्रोड्यूस्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी हैं वो लगातार डिस्ट्रॉयड होते रहते हैं और नए आरबीसी का प्रोडक्शन लगातार होता रहता है। तो नए आरबीसी का प्रोडक्शन किस रेट से होता है ये आपको बताना है। तो नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो 1 सेकेंड में 2 मिलियन होता है। यानी 1 सेकेंड में कितने आरबीसी बनते हैं? तो 2 मिलियन आरबीसी बनते हैं। 2 मिलियन आरबीसी बनते हैं। अब आपको क्या देखना है? क्या यहाँ पर 2 मिलियन दिया गया है? तो सबसे बड़ी बात, ऑप्शन में यहाँ मिनट दिया गया है सब में। तो अगर 1 सेकेंड में 2 मिलियन आरबीसी बनते हैं तो 60 सेकेंड में कितने बनेंगे? 60 गुणे 2, 60 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिलियन पर मिनट। यानी 1 सेकेंड में 2 मिलियन आरबीसी बनेगा तो 1 मिनट में 120 मिलियन आरबीसी बनेंगे। तो यहाँ पर 120 मिलियन पर मिनट आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 10 स्टेप में डिग्रेड होकर के पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप समझेंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका मॉलिक्यूलर O2 होता है। वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर O2 होता है जो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर O2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ए सेल इज। कोशिका में फैटी एसिड के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या होती है? यहाँ पर आपको समझना है कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर किया गया फैट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा फैटी एसिड का, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? तो यहाँ पर होता है जनरली बीटा ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन कॉमनली जो है फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें फैटी एसिड मॉलिक्यूल से एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण होता है और एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटीपी कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन एसिटिल कोए इन क्रेब्स साइकिल।
यानी एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण एक एसिटिल कोए से होता है। तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्रेब्स साइकिल में जो एसिटिल कोएंजाइम मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए की जब एंट्री होती है तो एटीपी का नंबर आपको बताना है। तो एटीपी की जो संख्या होती है वो कितना बनता है, यहाँ पे 12 एटीपी का निर्माण होता है। आपको क्या समझना है, पहले तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेगा, फिर पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा और एसिटिल कोएंजाइम की एंट्री होगी किसमें, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में वो क्या करेगा 12 एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। मेटाबॉलिक वाटर किसका बाई प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर जानते हैं रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है जिससे वो डिग्रेड हो जाता है और क्या बनता है CO2 और H2O बनता है, साथ में ATP का प्रोडक्शन होता है। तो जो H2O बनता है वो रेस्पायरेशन का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिश्यू रेस्पायरेशन। टिश्यू रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूलेज। यानी एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे, यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में NADH2 की संख्या कितनी होती है। तो कितने NADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 4 NADH2 का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल में 4 NADH2 बनते हैं। अब बात करते हैं कि एक NADH2 से कितना ATP बनेगा। तो एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATPH। एक ATP का एक अणु देने वाली ऊर्जा का दर है, मतलब एक ATP से हमें कितना एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर एक ATP से हमें 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।